हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लेट्स स्नैप एग्ज़ाम्स पर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे अरस्तू के क्रांति के सिद्धांत से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अरस्तू के क्रांति के सिद्धांत से। अरस्तू के समय में यूनान में क्रांतियों द्वारा राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन होने लगे थे। इससे यूनान में राजनीतिक अराजकता व अस्थिरता का वातावरण पैदा हो गया था। अरस्तू के राजनीतिक स्थिरता के उपाय व अस्थिरता के कारण खोजना आवश्यक हो गया था। अरस्तू ने इन राजनीतिक परिवर्तनों को क्रांतियाँ या फिर विद्रोह का नाम दिया। अरस्तू ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के 5वें भाग में क्रांति के कारणों व उन्हें रोकने के साधनों की व्याख्या की है। अरस्तू ने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करके क्रांति के कारण व उपायों का वर्णन किया। अरस्तू ने अपने समय में नगर राज्यों में होने वाले छोटे बड़े राजनीतिक परिवर्तनों को क्रांति के नाम से पुकारा है। अब हम देखते हैं कि अरस्तू के अनुसार क्रांति का क्या अर्थ है। अरस्तू का क्रांति से अभिप्राय आधुनिक अर्थ से अलग है। आधुनिक युग में क्रांति से तात्पर्य उन सभी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिवर्तनों से है जिससे समाज की काया पलट जाती है और समाज को विकास की नई दिशा मिलती है। फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, चीन की क्रांति विश्व प्रसिद्ध क्रांतियां हैं। इन्होंने वहां की शासन व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया था। अरस्तू के अनुसार जनता द्वारा राज्य के किसी भाग या संपूर्ण भाग में विद्रोह का नाम क्रांति नहीं है। अरस्तू के अनुसार क्रांति का अर्थ संविधान में छोटा या बड़ा परिवर्तन है। संविधान में परिवर्तन ही अरस्तू के अनुसार क्रांति है। अरस्तू क्रांति का दोहरा अर्थ स्वीकार करता है। अरस्तू सर्वप्रथम छोटे मोटे हर परिवर्तन को क्रांति का नाम देता है, जैसे राजतंत्र से कुलीन तंत्र, लोकतंत्र कम लोकतंत्र, लोकतंत्र द्वारा अल्पतंत्र को हटा देना। अरस्तू के द्वारा राजनीतिक परिवर्तनों को क्रांति कहा गया है और अरस्तू कहता है कि क्रांति का अर्थ संविधान में हर छोटे बड़े परिवर्तन से है। अगर संविधान में पूर्ण परिवर्तन होता है तो वह पूर्ण क्रांति है और उसमें कुछ आंशिक परिवर्तन होता है तो वह आंशिक क्रांति है। आगे हम देखते हैं क्रांति के ये दो प्रकार बताए हैं, पूर्ण और आंशिक। जब क्रांति द्वारा संविधान को संपूर्ण रूप से बदल दिया जाए और राज्य के संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन आ जाए तो ऐसी क्रांति पूर्ण क्रांति होती है। अगर वहीं कुछ थोड़े ही हिस्से को बदला जाए संविधान के को तो वह एक आंशिक क्रांति होती है। और दूसरी है व्यक्तिगत या अव्यक्तिगत क्रांति। अरस्तू के अनुसार जब संविधान में परिवर्तन किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को हटाने से होता है उसे वैयक्तिक क्रांति कहा जाता है। जब संविधान में परिवर्तन का उद्देश्य गैर व्यक्तिगत होता है तब उसे व्यक्तिगत क्रांति की संज्ञा दी जाती है। अब हम देखते हैं आगे तीसरी क्रांति का प्रकार है रक्तपूर्ण क्रांति या फिर रक्तहीन क्रांति। अरस्तू के अनुसार राज्य में शासन या संविधान में विद्रोह, खून खराबा या रक्तपात द्वारा परिवर्तन लाया जाता है तो उसे रक्त क्रांति कहते हैं। जब संविधान में परिवर्तन संवैधानिक या शांतिपूर्ण तरीके से लाया जाता है तो उसे रक्तहीन या फिर अहिंसक क्रांति कहते हैं। अगला हम क्रांति का प्रकार देखते हैं जनतंत्रीय या फिर धनिक तंत्रीय क्रांति। जब राज्य के निर्धन व्यक्ति राजा या धनी व्यक्तियों के विरुद्ध विद्रोह करके राज्य में राजतंत्र की स्थापना चाहते हैं, जनतंत्र की स्थापना चाहते हैं तो उसे जनतंत्रीय क्रांति कहा जाता है। अगर जब धनी व्यक्ति जनतंत्रीय या राजतंत्रीय शासन के विरुद्ध विद्रोह करके शासन की स्थापना करते हैं तो उसे धनिक तंत्रीय क्रांति कहा जाता है। आगे देखते हैं हम बौद्धिक क्रांति। जब किसी राज्य में कुछ नेता लोग अपने जोशीले व्याख्यानों व भाषणों से जनता की भावना उभार कर क्रांति ला देते हैं तो ऐसी क्रांति को बौद्धिक क्रांति कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि इन क्रांतियों के उद्देश्य क्या होते हैं। प्रचलित संविधान के स्थान पर अन्य संविधान की स्थापना, जैसे राजतंत्र को हटाकर कुलीन तंत्र की स्थापना, कुलीन तंत्र को हटाकर लोकतंत्र की स्थापना करना ही इसका उद्देश्य होता है। और दूसरा उद्देश्य है प्रचलित संविधान में ही शासक वर्ग के व्यक्तियों को बदल देना, जैसे पुराने राजा के स्थान पर नए राजा की नियुक्ति। तीसरा है प्रचलित जो संविधान चल रहा है उसमें गुणात्मक परिवर्तन करना, जैसे लोकतंत्र को उदारवादी लोकतंत्र बनाना।
अगर हम उद्देश्य देखते हैं, प्रचलित संविधान के रहते हुए ही किसी नए पद की स्थापना करना या फिर पुराने पद को समाप्त करना। अब हम देखते हैं कि क्रांतियों के कारण क्या होते हैं। तो क्रांतियों के 2 कारण बताए। अरस्तु ने क्रांतियों के 3 कारण बताए हैं। एक होती है सामान्य क्रांति, दूसरी होती है विशिष्ट क्रांति और तीसरी होती है विशिष्ट शासन प्रणालियों में क्रांतियों के विशिष्टीकरण। हम सामान्य कारण देखते हैं कि सामान्य कारण की क्रांतियाँ क्या होती हैं। तो पहली है सामाजिक असमानता। अरस्तु के अनुसार क्रांति के मुख्य कारण समानता, न्याय की इच्छा है। जब सामाजिक असमानता पैदा होती है तो साथ में ही क्रांति या विद्रोह की ज्वाला सुलगने लगती है। अरस्तु के अनुसार विद्रोह या क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। अगला कारण हम देखते हैं क्रांति के विशिष्टीकरण। अरस्तु ने सामान्य कारणों की व्याख्या करने के बाद क्रांति के विशेष कारणों का वर्णन किया है। ये इस प्रकार है। पहला है शासकों की धृष्टता। जब शासक जनता के हितों की अनदेखी करके संविधान का उल्लंघन करते हैं तो ऐसी स्थिति में राज्य का अस्तित्व व जनता का जीवन दोनों खतरे में पड़ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जनता ऐसे धूर्त शासक के विरुद्ध विद्रोह या क्रांति कर बैठती है। आगे देखते हैं क्रांति का कारण, विशिष्ट कारण देख रहे हैं हम। लाभ एवं सम्मान की इच्छा। प्रत्येक व्यक्ति लाभ और सम्मान चाहता है। जिस राज्य में अयोग्य व्यक्ति लाभान्वित एवं सम्मानित किए जाते हैं तो स्वाभाविक है कि लाभ व सम्मान की योग्यता व इच्छा रखने वाला व्यक्ति विद्रोह कर बैठता है। तीसरा है किसी रूप में श्रेष्ठता का अस्तित्व। जब कुछ लोग धन या यश के कारण स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगते हैं तो वे जनता का विश्वास खो देते हैं और विद्रोह का शिकार होते हैं। आगे देखते हैं भय की भावना। अरस्तु के अनुसार भय भी क्रांति को जन्म देता है। अपराधी व्यक्ति भय के कारण दंड से बचने के लिए क्रांति करते हैं। आगे देखते हैं शासक की असावधानी। कई बार शासक अयोग्य व्यक्तियों को उच्च पदों पर नियुक्त कर देता है जो संविधान के प्रति जागरूक नहीं होते। ऐसे व्यक्ति भी अवसर मिलने पर विद्रोह कर देते हैं। आगे देखते हैं अल्प परिवर्तनों की उपेक्षा। शासन में समयानुसार छोटे मोटे परिवर्तन के लिए अपरिहार्य होते हैं। यदि शासक वर्ग इनकी उपेक्षा करता है तो वह विद्रोह को जन्म दे सकता है। अब हम इसके विशिष्ट शासन प्रणालियों में क्रांति के विशिष्ट कारण देखते हैं। तो वो प्रजातंत्र में क्रांति, विशिष्ट शासन प्रणाली जैसे कि प्रजातंत्र, धनिक तंत्र, लोकतंत्र, इनमें क्रांतियों के कारण क्या होते हैं वो अब हम देखेंगे। अरस्तु के अनुसार प्रजातंत्र में क्रांति का मूल आधार जन आंदोलन होता है। प्रजातंत्र या लोकतंत्र में जो क्रांति का मूल आधार होता है वह जन आंदोलन होता है। जब जन आंदोलन व्यक्तिगत रूप से धनिक वर्ग पर अत्याचार करता है तो संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। आगे देखते हैं जब धनिक वर्ग पर ज़्यादा करों का भार डाल दिया जाता है तब भी क्रांति के आसार होते हैं। और आगे देखते हैं प्रजातंत्र को अधिक उदारवादी बनाने के लिए भी क्रांति की जाती है। यूनान के नगर राज्यों में ऐसी ही क्रांतियाँ हुई थीं। आगे हम देखते हैं धनिक तंत्र में क्रांति। जब जनता का अधिक शोषण होता है तो लोकनायक द्वारा क्रांति कर दी जाती है। यदि क्रांति सफल होती है तो जनता का शासन स्थापित हो जाता है। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा भी क्रांति का कारण बनती है। यह प्रतिस्पर्धा धनी शासक वर्ग में ही पाई जाती है। आगे देखते हैं जब धनिक तंत्र में सत्ता सीमित रहती है तो शासन के अधिकार से वंचित व्यक्ति विद्रोह करते हैं। अब हम देखते हैं कुलीन तंत्र में क्रांति के क्या कारण हैं। जब शासन की बागडोर कुछ व्यक्तियों के हाथ में आ जाए तो क्रांति होती है। शासन से वंचित व्यक्ति विद्रोह करते हैं। आगे है जब महान पुरुषों का अनादर किया जाता है तो क्रांति होती है। जब कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति संपूर्ण शासन को अपने हाथ में लेना चाहता है तो क्रांति होती है। आगे देखते हैं जब न्याय प्रणाली विकृत होती है तो क्रांति होती है। अब हम देखते हैं राजतंत्र में क्रांति के क्या कारण हैं। जब राजा जनहित में कार्य ना करे तो जनता पर अन्याय करे तो जनता क्रांति कर देती है। जब साहसी व न्यायी व्यक्ति का अपमान किया जाता है तो वह क्रांति का कारण बनती है। तिरस्कार की भावना भी क्रांति का कारण बनती है। षड्यंत्र का वह भी क्रांति को जन्म देता है। जब राजा तानाशाह बन जाता है तब भी क्रांति होती है। आगे हम देखते हैं निरंकुश जो तंत्र है उसमें क्रांति के कारण क्या हैं। शासक परिवार के आपसी झगड़े क्रांति को जन्म देते हैं। घृणा और तिरस्कार भी भावना
क्रांति को जन्म देती है। योग्य व्यक्ति का अपमान भी क्रांति को जन्म देता है। अब हम देखते हैं कि क्रांतियों को रोकने के क्या क्या उपाय हैं, किस तरह से क्रांतियों को रोका जा सकता है। अरस्तु ने उन सभी कारणों को जानने का प्रयास किया जो संविधान को नष्ट करते हैं। अरस्तु ने क्रांतियों को रोकने के लिए जो उपाय बताए हैं, वस्तुतः उनके अतिरिक्त कोई उपचार नहीं हो सकता। आगे हम देखते हैं, अरस्तु ने इन्हें रोकने के दो उपाय बताए हैं। एक हैं सामान्य उपाय और दूसरे हैं विशेष शासन पद्धतियों के लिए उपाय। पहले हम सामान्य उपाय देखते हैं। सामान्य उपाय में संविधान के अनुरूप शिक्षा। संविधान को स्थायी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि बच्चों तथा नागरिकों को संविधान के अनुरूप शिक्षा दी जाए। अरस्तु का कथन है कि यदि बच्चों को शिक्षण संस्थाओं में ही संविधान का महत्व समझा दिया जाए तो वे संविधान की रक्षा और सफलता हेतु अपने आप को उत्सर्ग भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम सामान्य उपाय। अच्छा शासन। जिस राज्य की शासन व्यवस्था दूषित होती है वह शीघ्र ही पतन की ओर जाता है। प्रशासक और प्रशासनिक पदाधिकारी योग्य, ईमानदार, कर्मठ और न्यायी हों तब वहाँ क्रांति की संभावना नहीं होती है। कानून का पालन। सरकार के सभी अंगों के कार्य शक्तियों का वर्णन संविधान में होता है। इसमें नागरिकों के अधिकारों व कार्यों का भी वर्णन रहता है। प्रत्येक नागरिक व शासक का कर्तव्य है कि वह संविधान के कानून का पालन करे। आगे हम देखते हैं, आगे उपाय है राजभक्त नागरिक। प्रत्येक राज्य में कुछ विद्रोही होते हैं या देशद्रोही होते हैं। वे संविधान व राज्य के प्रति निष्ठावान नहीं होते। स्थायी शासन प्रणाली के लिए राजभक्त नागरिकों का होना जरूरी है। आगे हम देखते हैं क्रांतियों को रोकने के उपाय। न्याय। जिस राज्य में न्याय का अभाव होता है वहाँ जनता विद्रोह करती है। जन विद्रोह से बचने के लिए न्याय व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। न्याय पर आधारित शासन ही स्थायी होता है। आगे देखते हैं समानता। समाज में अमीर व गरीब का अंतर अधिक नहीं होना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में समानता का सिद्धांत लागू करना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं विशिष्ट शासन प्रणालियों में क्रांतियों को रोकने के उपाय, जैसे कि लोकतंत्र में क्रांति को रोकने के उपाय, धनिक तंत्र में, राजतंत्र में, कुलीन तंत्र में। अब हम इन्हें देखेंगे। प्रजातंत्र में सबसे पहले हम देखते हैं शासन को जनता के स्वतंत्रता के अधिकार पर किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचाना चाहिए। समानता के सिद्धांत द्वारा सभी नागरिकों को एकता के सूत्र में बंधने का प्रयास करना चाहिए। प्रजातंत्र में बहुमत शासन व्यवस्था कायम रखनी चाहिए। सेनाध्यक्ष शासन नहीं होना चाहिए। जन आंदोलन का अंत किया जाए। अब हम देखते हैं धनिक तंत्र में क्रांति को रोकने के उपाय। राज्य में बाह्य या आंतरिक फूट या विवाद नहीं होना चाहिए। गरीबों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। शासक को धन कमाने का साधन नहीं समझना चाहिए। सरकारी कोष का सदुपयोग करना चाहिए। आगे देखते हैं कुलीन तंत्र में शासक के जनता के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए और महान पुरुषों का सम्मान होना चाहिए। राजतंत्र में देखते हैं राजा को संविधान के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। राजा को जनता के साथ सद्व्यवहार करना चाहिए। और निरंकुश में देखते हैं क्रांति को रोकने के उपाय। शासक की तरह ही शासन करे। उसे जनहित की भावना का ख्याल रखने का बहाना करना आना चाहिए। उसे एक राजा का स्वांग रचना चाहिए। उसका आचरण शुद्ध होना चाहिए। अब हम देखते हैं आलोचनाएं। अरस्तु के जो क्रांति संबंधी विचार हैं इनकी आलोचनाएं भी की गई हैं, तो हम उसकी आलोचना देखते हैं। वह एक तरफ तो निरंकुश तंत्र को सबसे निकृष्ट शासन प्रणाली मानता है, लेकिन दूसरी तरफ इसे स्थायित्व प्रदान करने के उपाय बताता है जो अनावश्यक और अवांछनीय प्रतीत होते हैं। दूसरा है अरस्तु क्रांति को एक बुराई की नज़र से देखता है, अच्छाई की नज़रों से नहीं। आलोचकों के मत में क्रांति द्वारा सुधार व वांछनीय परिवर्तन लाए जा सकते हैं। किसी भी व्यवस्था को उचित दिशा में स्थायित्व प्रदान किया जा सकता है। अरस्तु के क्रांति का संबंध केवल संविधान और शासन प्रणालियों में परिवर्तन से है। आलोचकों का मानना है कि क्रांति शब्द इतना व्यापक है कि इसका प्रयोग किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है। यह सिर्फ परिवर्तनों से रिलेटेड नहीं है। अरस्तु ने अपने विचारों से निरंकुश शासन के हाथ में कुछ ऐसी खतरनाक, क्रूर और अमानुषिक युक्तियां दी हैं जिनसे जनता के सारे अधिकार, सारी मान मर्यादाएं, संपत्ति लूटी जा सकती है। उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद भी इन विचारों का विशेष महत्व है।
अरस्तु ने क्रांति के कारणों व उसे रोकने के उपायों की वास्तविक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक व्याख्या कर राजनीतिक दर्शन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। अरस्तु द्वारा बताए गए क्रांति के कारण आधुनिक शासन प्रणालियों के लिए भी मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।